आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर पूरी प्रतिष्ठा के साथ खड़ा है। टेंट से भव्य मंदिर में रामलला को स्थापित करने के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है और वो संघर्ष जब हिंदुओं ने अपने रामलला के लिए किया तो क्या क्या नहीं सहा। सीने पर गोलियां तक खाई, फिर भी मंदिर आंदोलन धीमा नहीं पड़ने दिया। अपने वोट बैंक के लिए हिंदुओं की आस्था के केंद्र अयोध्या में राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाए गए। बाबरी मस्जिद के पक्ष में ऐसे ऐसे तर्क दिए गए जो विश्वास के लायक नहीं। बाबरी ढांचे की खुदाई में मिली मूर्तियों और दूसरे सबूतों को नकार दिया गया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, लेकिन उसके 32 साल बाद आज भी मुस्लिम वोट बैंक की वही सेम पॉलिटिक्स चल रही। आज बाबरी ढांचे की बरसी पर हिस्ट्री का ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं जो आपको भी शॉकिंग लगेगा। भाई, राम मंदिर के मुद्दे से कांग्रेस ने हमेशा दूरी बना के रखी। खुद को सेक्युलर दिखाने के लिए कांग्रेस अपने प्रधानमंत्री तक पर आरोप लगा देती थी। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद कांग्रेस ने यही किया था। पत्थरबाजों के साथ आज संभल में खड़े होने वाले लोग उस वक्त बाबरी ढांचे के लिए, जो लोग बाबरी ढांचे पे खड़े हुए थे, उनके साथ नहीं खड़े हुए। कांग्रेस ने अपने ही तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर आरोप लगा दिए थे कि नरसिम्हा राव विवादित ढांचे को बचा नहीं पाए। कांग्रेस ने नरसिम्हा राव से भरोसा देने को कहा था कि विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नरसिम्हा राव ने भी कांग्रेस से कहा था कि विवादित ढांचे को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि विवादित ढांचे को नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन जब विवादित ढांचा गिर गया तो कांग्रेस ने नरसिम्हा राव को खूब खरी खोटी सुनाई और नरसिम्हा राव पर यहां तक आरोप लगा दिए कि उन्होंने कल्याण सिंह के साथ डील कर ली। जब विवादित ढांचा गिर गया तो कांग्रेस को लगा कि इससे तो उसके मुस्लिम वोट बैंक को बड़ा नुकसान पहुंच जाएगा और मुस्लिम वोट बैंक में दूसरी पार्टियां दावेदारी ठोकने लगेंगी। इसलिए मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में और खुद को सेक्युलर दिखाने के चक्कर में विवादित ढांचा गिरने के बाद धड़ाधड़ एक्शन होने लगे। 6 दिसंबर को जिस दिन विवादित ढांचा गिरा, उसी दिन शाम तक यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। शाम को ही विवादित ढांचा गिराने की साजिश का आरोप लगाने वाली एफआईआर की गई, जिसमें बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के नाम थे। इनमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया और साध्वी रितंभरा जैसे नाम। विवादित ढांचे को गिराने के 49 केस दर्ज किए गए और अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ की पुलिस को जांच में लगाया गया और बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। विवादित ढांचे के गिरने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर को लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली में उनके पंडारा रोड आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी को दिल्ली से अरेस्ट करके उन्हें यूपी एमपी के बॉर्डर पर ललितपुर लाया गया और एक गेस्ट हाउस में रखा गया। आप सोचिए, एक विवादित ढांचा, उसको जरा सी खरोंच आई तो पूरा उस वक्त की सरकार और सिस्टम एकदम हिल गया भाई, एकदम गिरफ्तारी के मोड में आ गया। सरकारें बर्खास्त होने लगी। विवादित ढांचे के गिरने पर जहां कांग्रेस और दूसरी पार्टियां आंसू बहा रही थी, वहीं कल्याण सिंह खुलकर बोल रहे थे। कल्याण सिंह के उस वक्त के 2 बयान अब तक याद किए जाते हैं कि विवादित ढांचा गिरने का कोई अफसोस नहीं है और कार सेवकों पर गोली चलाने का ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। 6 दिसंबर को विवादित ढांचा गिरा था। कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हो गई। 8 दिसंबर को कल्याण सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि बाबरी का विध्वंस भगवान की मर्जी थी, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। यह सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान, राम मंदिर के लिए एक क्या सैकड़ों सत्ता को ठोकर मार सकता हूं। केंद्र कभी भी मुझे गिरफ्तार करवा सकता है, क्योंकि मैं ही हूं जिसने अपनी पार्टी के बड़े उद्देश्य को पूरा किया है। और तब कल्याण सिंह ने यह भी कहा था कि कोर्ट में केस करना है तो मेरे खिलाफ करो, जांच आयोग बिठाना है तो मेरे खिलाफ बिठाओ, किसी को दंड देना है तो मुझे दो। केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चव्हाण का मेरे पास फोन आया था। मैंने उनसे कहा कि यह बात रिकॉर्ड कर लो चव्हाण साहब कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा राम भक्तों पर। ये थे कल्याण सिंह, जो उस वक्त भी राम भक्तों के साथ खड़े हुए, उनकी पार्टी राम भक्तों के साथ खड़ी हुई। और आज भी दूसरा पक्ष वोट बैंक के लिए वही पॉलिटिक्स कर रहा है जो उसने 92 में किया और आज संभल में कर रहा है। कुछ नहीं बदला है बॉस 32 साल में। तब ये लोग चाहते थे कि सरकार गोलियां चलवा देती, लोग मरते तो मर जाते, जैसे मुलायम सिंह सरकार ने 1990 में कार सेवा के दौरान गोलियां चलवाई थी।
उसी तरह से कल्याण सिंह की बीजेपी सरकार भी कर देती। ये लोग शायद यही चाहते थे, लेकिन कल्याण सिंह ने साफ कह दिया था कि 6 दिसंबर को अयोध्या के डीएम का फोन आया था कि 3.5 लाख कार सेवक इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल आ रहे हैं, लेकिन कार सेवक उनका रास्ता रोक रहे हैं। मुझसे पूछा गया कि क्या गोली चलाने का आदेश देना है। कल्याण सिंह ने कहा कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि गोली नहीं चलेगी बॉस राम भक्तों पर। कल्याण सिंह ने लिखित में आदेश दिया कि गोली चलानी नहीं है। गोली चलाने से देश भर में कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी। कल्याण सिंह ने कहा कि उन्हें इस फैसले पर आज भी गर्व है और वो गर्व से कह सकते हैं कि भले उनकी सरकार चली गई, लेकिन उन्होंने कार सेवकों को बचा लिया। 6 दिसंबर इसलिए हुआ क्योंकि एक आक्रोश था उन लोगों के खिलाफ जो हिंदुओं की आस्था को कुछ नहीं समझते थे, ठेंगे पर रखते थे। एक गुस्सा था उन लोगों के खिलाफ जो सेक्युलरिज्म का नाम लेकर राम जन्मभूमि जैसी जगहों की अनदेखी कर रहे थे। राम जन्मभूमि के लिए यह सिर्फ उस वक्त की लड़ाई नहीं थी, यह सालों से चला आ रहा संघर्ष था। भारत को आजादी मिली थी तो सबको यह लगा था कि हमारी आस्था के केंद्रों का पुराना वैभव लौटेगा, क्योंकि हिंदू के लिए कोई अलग राष्ट्र नहीं बना था, लेकिन हिंदू को लगा कि हमें हमारी पहचान तो मिलेगी, इसमें कोई सरकार रोड़ा नहीं लगाएगी। जैसे सोमनाथ मंदिर को आजादी के बाद 1951 में फिर से बनाया गया, जबकि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इसमें दिलचस्पी नहीं थी कि सोमनाथ मंदिर फिर से बने, लेकिन दूसरे नेताओं के दबाव में सरकार ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। खुद तब के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिलान्यास करने गए थे। मंदिर का निर्माण मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के फंड से किया गया, लेकिन ऐसा अयोध्या जैसी दूसरे आस्था के केंद्रों के साथ नहीं हुआ। अयोध्या जैसे आस्था के केंद्रों को उनके अपने हाल पर छोड़ दिया गया। अयोध्या के लिए कानूनी लड़ाई चलती रही तो सड़कों पर आंदोलन होता रहा, यानी हर तरफ से संघर्ष करने के लिए अयोध्या को छोड़ दिया गया। एक तरफ सरकारें अनदेखी कर रही थी, दूसरी तरफ सेक्युलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण का खेल चल रहा था, या कहिए नंगा खेल चल रहा था। इसी में जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला और उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई तो आक्रोश बढ़ता चला गया। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरा, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हुआ था। अक्टूबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में कार सेवा के लिए रथ यात्रा निकाली थी, लेकिन कार सेवा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि आडवाणी को अरेस्ट कर लिया और उधर अयोध्या में कार सेवकों पर मुलायम सिंह की सरकार ने फायरिंग कर दी। लेकिन इसके बाद ऐसी राम लहर चली कि मुलायम सिंह की सरकार यूपी से उखड़ गई और राम भक्तों ने बीजेपी को यूपी की सत्ता में बिठा दिया। तब कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने और जिस काम के लिए उन्हें यूपी की जनता ने सत्ता में बिठाया था वो काम वो करने भी लगे। 24 जून 1991 को कल्याण सिंह सीएम बने और 25 जून को वो अपने पूरे मंत्रिमंडल को लेकर अयोध्या दर्शन करने के लिए गए थे। यानी जैसी आस्था आज मोदी योगी दिखाते हैं राम मंदिर के लिए, ये तब भी थी बीजेपी के नेताओं में। और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो तब भी विरोध ही कर रहे थे। 32 साल में कुछ नहीं बदला। हिंदुओं के लिए इतना भी प्रेम इनके मन में नहीं आया। अयोध्या जाकर कल्याण सिंह ने क्लियर कट कह दिया कि मंदिर ठीक उसी जगह पर बनाएंगे जहां पर मंदिर बनाने के लिए आंदोलन हो रहा है। कल्याण सिंह की सरकार ने अयोध्या के दर्शन करने वाली उन सभी रुकावटों को दूर किया जो रुकावटें मुलायम सिंह की सरकार में डाली गई। प्रस्तावित मंदिर के चबूतरे से टेंट को हटा दिया गया, लेकिन कल्याण सिंह के सीएम बनते ही 10 दिन के अंदर सब फिर से लगा दिया गया। लेकिन यह सब उस वक्त की कांग्रेस सरकार से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके बीच बीजेपी सरकार ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे कांग्रेस सरकार के तब के गृह मंत्री धमकियां तक देने लगे थे। यूपी में सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार ने पहला बड़ा काम यह किया कि राम जन्मभूमि के कॉम्प्लेक्स की गैर विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लीज पर दे दी और 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। जब इस जमीन को समतल करने के लिए कहा गया और 42 एकड़ की जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी गई तो इस पर कांग्रेस की केंद्र सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री शंकर राव चौहान हत्थे से उखड़ गए। भाई फायर हो गए। कहा कि इस मामले में रिपोर्ट जमा करो। कांग्रेस के तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चौहान ने धमकी भी दे दी कि अगर यूपी की बीजेपी सरकार ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के मामले में केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया तो अनुच्छेद 356 के तहत यूपी की बीजेपी सरकार बर्खास्त कर दूंगा। लेकिन तब केंद्र की कांग्रेस सरकार की धमकियों की परवाह न करते हुए बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार ने साफ साफ कह दिया कि सरकार रहे या जाए, बॉस मंदिर तो बनकर रहेगा।
अगर सरकार और मंदिर में किसी को चुनना होगा तो बीजेपी ने कहा मंदिर को चुनेंगे। सरकार का कहना था कि जो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को हैंडओवर की गई है वो गैर विवादित जमीन है। फिर कहेगा हंगामा बॉस। और हाईकोर्ट ने अतिरिक्त 2.77 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को भी कानूनी तौर पर सही ठहराया। लेकिन कांग्रेस का कलेजा फटा जा रहा था। जमीन के अधिग्रहण का मुआवजा देकर जमीन मालिकों और दूसरी इमारतों को हटाया गया। जो भी अयोध्या में हो रहा है वो कानूनी तौर पर ही किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की तत्कालीन केंद्रीय सरकार और पार्टियां खूब प्रेशर बनाने में जुटी रही। लेकिन अयोध्या में दिसंबर 1992 में कार सेवा की तारीख तय की गई और कार सेवा के लिए देश भर से राम भक्त पहुंचने लगे। कार सेवा के 3 दिन पहले 3 दिसंबर को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री शंकरराव चव्हाण ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्लान तैयार है। 2 दिन पहले 4 दिसंबर को शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि अयोध्या की स्थिति पर केंद्र की पूरी नजर है और अयोध्या में कुछ नहीं होने दिया जाएगा। शायद आज कुछ लोग यही चाहते हैं। उन्हें ऐसी ही सरकार चाहिए जो सब कुछ सच जानते हुए, देखते हुए, कोर्ट के आदेश के बावजूद संभल में सर्वे रुकवा देती। लेकिन आज की सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसलिए पत्थर उठने लगे हैं। लोगों को ऐसी सरकारें बुरी लगने लगी हैं जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं कर रही। आप यह भी देखिए कि जो कांग्रेस सरकार उस वक्त बहुत सख्ती दिखा रही थी, उसे जब हिंदू वोट लेने थे तब उसने क्या क्या काम किए। 1986 में जब राजीव गांधी को हिंदू वोट लेने थे तब अपने रिश्तेदार और करीबी अरुण नेहरू के कहने पर यूपी की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से जन्मभूमि के ताले खुलवा दिए। फिर 1989 में राजीव गांधी के रहते अयोध्या में शिलान्यास के कार्यक्रम की परमिशन दी गई, जिसमें प्रस्तावित मंदिर के निर्माण का पहला पत्थर रखा गया। तब 1989 के लोकसभा चुनाव चल रहे थे और कांग्रेस को लग रहा था कि सारे हिंदू वोट बीजेपी को न चले जाए, क्योंकि बीजेपी खुलकर राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल थी और जनता की आस्था के साथ खड़ी थी, जिसकी वजह से जनता ने 1989 के चुनाव में और फिर 1991 के चुनाव में बीजेपी पर बड़ा भरोसा दिखाया और यहीं से कांग्रेस की ढलान की शुरुआत हो गई। क्योंकि हिंदू वोट कांग्रेस के हाथ से चलता चला गया और मुस्लिम वोट विवादित ढांचे के गिरने के बाद से कांग्रेस के हाथ से फिसलकर सपा और दूसरी पार्टियों में चला गया। लेकिन कांग्रेस ने इसी बीच एक और कांड किया था बॉस, जिसकी बात आज भी होती है। राम मंदिर आंदोलन के जोर के बीच भी कांग्रेस को 1991 में सत्ता मिल गई, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के बाद सिंपैथी वेव थी और इस सिंपैथी वेव में कांग्रेस ने जैसे तैसे केंद्र में अल्पमत की सरकार बना ली। लेकिन सरकार में आते ही 1991 में 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस सरकार लेकर आ गई। इसमें कहा गया कि किसी भी धर्मस्थल को लेकर कोई विवाद अब होगा ही नहीं। कोई भी धर्मस्थल 15 अगस्त 1947 को जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अयोध्या के मामले को तो अलग रखा गया, लेकिन दूसरी जगहों पर आस्था के जो दावे थे उन दावों को एक्ट से रोक दिया गया। यहां तक कह दिया गया कि मामला कोर्ट नहीं ले जा सकते आप। लेकिन यह इस तरह के कैसे आस्था के सवाल को रोका जा सकता है? आज नहीं तो कल ये सवाल उठेंगे। आज यही हो रहा है। ज्ञानवापी, मथुरा से लेकर संभल और अजमेर शरीफ तक यही सवाल तो उठ रहे हैं। इवन वर्शिप एक्ट का मामला कोर्ट में चला गया कि यह कैसे कानून रह सकता है बॉस। इतना सब होने के बाद भी कांग्रेस इकोसिस्टम ने पूरा जोर लगाया कि राम मंदिर न बन पाए। ऐसे ऐसे तर्क दिए गए जो आंखों में मिट्टी डालने जैसे थे। बाबरी मस्जिद ढांचे के नीचे जब खुदाई की गई तो कई ऐसे प्रमाण मिले जो इशारा कर रहे थे कि मस्जिद बनने से पहले यहां कोई और निर्माण था, जो ढांचे के नीचे हिंदू मंदिर होने का साक्ष्य था। हमने पाठशाला में आपको ये तस्वीरें दिखाई थी बॉस। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने वामपंथी इतिहासकारों पर तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। के मोहम्मद ने अपनी किताब एन इंडिया आई एम में लिखा है कि 1976-77 के दौरान एएसआई के तत्कालीन महानिदेशक प्रोफेसर बीबी लाल की अध्यक्षता में पुरातत्वविदों की एक टीम ने बाबरी मस्जिद के नीचे और आसपास खुदाई की थी, जिसमें एक हिंदू मंदिर के अवशेष पाए गए थे। इस टीम के एक सदस्य खुद के मोहम्मद थे। के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है कि बाबरी मस्जिद विवाद का समाधान हो सकता था, लेकिन इरफान हबीब और रोमिला थापड़ जैसे वामपंथी इतिहासकारों ने बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान को विफल कर दिया। के मोहम्मद ने अपनी किताब में वामपंथी इकोसिस्टम के बारे में डिटेल से बताया
कि कैसे वामपंथी इतिहासकारों की वजह से बाबरी मस्जिद विवाद हल नहीं हो पाया। के मोहम्मद ने कहा कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के तत्कालीन अध्यक्ष इरफान हबीब के नेतृत्व में कई बैठकें की। बाबरी मुद्दा बहुत पहले ही सुलझ गया होता अगर मुस्लिम बुद्धिजीवी इन वामपंथी इतिहासकारों के बहकावे में ना आते। के मोहम्मद ने कहा कि रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा समेत इतिहासकारों के एक ग्रुप ने तर्क दिया कि 19वीं सदी से पहले मंदिर तोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है और अयोध्या बौद्ध जैन धर्म का केंद्र है। इरफान हबीब, आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा और अख्तर अली ने इनका समर्थन कर दिया। के मोहम्मद ने लिखा कि ये वो लोग थे जिन्होंने मस्जिद मुद्दा सुलझाने की सभी कोशिशों को पटरी से उतारने के लिए कट्टरपंथी मुस्लिम समूहों के साथ मिलकर काम किया। उनमें से कुछ लोगों ने तो कई सरकारी बैठकों में भी हिस्सा लिया और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का समर्थन किया। लेफ्ट इकोसिस्टम में शामिल इतिहासकारों ने अयोध्या को लेकर गजब गजब दावे किए। लेफ्ट इतिहासकारों ने कहा कि बाबरी के नीचे मंदिर होने का कोई सबूत ही नहीं है। बाबरी मस्जिद की खुदाई में मिली मूर्तियां और दूसरे प्रमाणों को भी इन लोगों ने खारिज कर दिया। मतलब पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई जिससे अयोध्या में राम मंदिर बनने के रास्ते में तमाम रुकावटें खड़ी हो जाए। लेफ्ट इतिहासकारों की पोल खुली 2010 में, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में अयोध्या के मामले पर सुनवाई हुई और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये लेफ्ट इतिहासकार भी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए थे। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन लोगों से सवाल पूछा गया तो बॉस, इन लोगों को सांप सूंघ गया था और बाबरी मस्जिद के इतिहास को लेकर क्या कहा था आपको बताता हूं। एक इतिहासकार ने कहा कि वो बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ जानती ही नहीं है। बाबरी मस्जिद कब बनी, बाबरी मस्जिद से पहले वहां क्या था, इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकती। एक इतिहासकार ने माना कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में कई किताबें पढ़ी हैं, लेकिन इस वक्त किसी किताब का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। एक इतिहासकार ने कहा था कि मस्जिद से पहले मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है। हालांकि इसी इतिहासकार ने हाईकोर्ट में कहा कि वो पुरातत्व विशेषज्ञ नहीं है और ना ही जमीन के सर्वे के बारे में कुछ जानते। एक इतिहासकार ने माना कि उन्होंने न्यूज़पेपर और मैगजीन से बाबरी मस्जिद की जानकारी हासिल की है और इस मुद्दे से संबंधित इतिहास की कोई किताब भी नहीं पढ़ी। एक इतिहासकार ने स्वीकार किया कि वो कभी अयोध्या ही नहीं गए, ना ही उन्हें बाबर के इतिहास की कोई खास जानकारी। सोचिए बॉस, ये वो इतिहासकार थे जिन्होंने राम मंदिर मामले पर अपना वामपंथी प्रोपेगेंडा फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब कोर्ट में बोलना था और पता था कि वहां फंस सकते हैं तो सब हट गए, पलट गए। लेकिन बाहर भड़काने में कोई कमी नहीं थी। ये इतिहासकार सालों तक छात्रों को पढ़ाते भी रहे। आप खुद सोचिए कि इन इतिहासकारों से पढ़े छात्रों का ज्ञान अयोध्या को लेकर कैसा रहा होगा। आप सोचिए, इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं के बीच राम मंदिर के लिए कानूनी लड़ाई लड़कर जमीन हासिल कर कर राम भक्तों के चंदे पर राम मंदिर बनता है तो उस पर भी लोगों के छाती पर सांप लौट जाता है, सीने पर। क्यों? क्योंकि इस देश में ऐसी पॉलिटिक्स हुई है जो एक वर्ग को एहसास कराती है कि तुम जहां उंगली रखो ना यार, लाके दूंगा ना, चांद बोलो चांद ला कर दूंगा। उसको, चांद को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बताओ ना। लेकिन हिंदुओं के लिए क्या पॉलिटिक्स हुई है वो आज आपको बता रहा हूं। लेकिन ये पॉलिटिक्स अब खत्म हो रही है तो कई लोगों को दिक्कत हो रही है।